तो आज हम लोग पेडिग्री एनालिसिस पर एक क्विज करने जा रहे हैं, जो कि नीट में और नेट में दोनों जगह बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन इज द पेडिग्री इज फैमिली ट्री और चार्ट मेड अप ऑफ सिंबल्स रिप्रेजेंटिंग पीपल एंड लाइंस रिप्रेजेंटिंग जेनेटिक रिलेशनशिप। सो द आंसर इज बोथ, क्योंकि जो इसमें सिंबल्स होते हैं वो ये बताते हैं कि ये मेल है या फीमेल है, लेकिन जो लाइंस हैं वो ये बताती हैं कि इनके बीच में जेनेटिक रिलेशनशिप क्या है। ये पेरेंट्स हैं या हस्बैंड वाइफ हैं या ये ऑफ स्प्रिंग्स हैं, तो इसका पता लाइन से चलता है। तो ये इनके बीच में रिलेशनशिप है। द आंसर इज बोथ। दूसरा क्वेश्चन आता है कि ए पेडिग्री डिटरमाइंस द मोड ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये मोड ऑफ इनहेरिटेंस को जो डिटरमाइन करते हैं कि आइदर इट इज़ डोमिनेंट और इट इज़ रिसेसिव। तो या तो ये मोड ऑफ पेडिग्री जो मोड ऑफ इनहेरिटेंस है वो डोमिनेंट होगा या फिर वो रिसेसिव होगा। हालांकि आगे इसकी दो कैटेगरीज और हो जाती हैं, एक ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, और दूसरी ऑटोसोमल रिसेसिव एंड सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो ये इसका भी आंसर बोथ होगा, because it determines the mode of inheritance, both dominant and recessive. तो इस प्रकार से पेडिग्री एनालिसिस में हम ये पता लगा सकते हैं कि जो किसी भी डिजीज़ का इनहेरिटेंस है वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है। थर्ड क्वेश्चन जो आपके सामने आता है कि ट्रेट्स ऑफन स्किप जनरेशंस इन, यानी कि जो ट्रेट्स हैं ये जनरेशन को स्किप कर जाते हैं, यानी कोई ट्रेड किसी जनरेशन में दिखता है, कभी नहीं दिखता है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये मान के चलिए कि मोस्टली दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस। हालांकि इसमें एक दो तीन बातें और भी होती हैं, जैसे कि द इन्फेक्टेड कैंडिडेट्स आर मोस्टली, द अफेक्टेड कैंडिडेट्स आर मोस्टली इक्वल, मेल्स एंड फीमेल्स आर एक्चुअली इक्वली इफेक्टेड, or if both parents are affected then all children should be affected. Most affected individuals have unaffected parents. तो individuals affected होंगे और parents unaffected होंगे, और ये स्किप करते हैं आमतौर पे जनरेशन्स को, तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ इसके फैक्ट्स भी हैं। द सन्स ऑफ affected females should be affected. The sons of affected females, यानी कि जो affected females की sons, affected females के sons होंगे, उनके जो फीमेल होंगी that should be affected. तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप ये मान के चलिए affected sons ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट। सॉरी, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस होगा, एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस। अफेक्टेड फीमेल, द सन्स ऑफ अफेक्टेड फीमेल शुड बी अफेक्टेड, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस होगा। पांचवें पे द ट्रेट डज नॉट स्किप जनरेशंस, अगर स्किप नहीं कर रहा है जनरेशन का तो ये मान के चलिए कि पहली बात तो ये कि ये डोमिनेंट होगा। अगर स्किप नहीं कर रही है जनरेशन तो ये डोमिनेंट होगा, ये बात तो पहले पक्की हो गई। और अगर ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस है तो ये भी बात क्लियर हो गई कि अफेक्टेड मेल्स मस्ट कम फ्रॉम अफेक्टेड मदर्स, और ये भी तय हो गया कि अप्रॉक्सीमेटली हाफ द चिल्ड्रन ऑफ एन अफेक्टेड हेटेरोजाइगस फीमेल्स आर अफेक्टेड, अफेक्टेड फीमेल्स कम फ्रॉम अफेक्टेड मदर्स और फादर्स। All the daughters but none of the sons of an affected fathers are affected. तो जो ट्रेट स्किप नहीं करता है जनरेशन में, इट इज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस, एक्स लिंक्ड डोमिनेट
डोमिनेंट इनहेरिटेंस। अगर केवल मेल्स अफेक्टेड है, अगर मेल्स अफेक्टेड हैं और डिजीज भी, अफेक्टेड मेल्स ऑलवेज हैव एन अफेक्टेड फादर, फादर अफेक्टेड है, सन अफेक्टेड है, फिर फादर अफेक्टेड है, सन अफेक्टेड है, फादर सन फादर सन फादर सन, all sons of an affected man are affected, then this is Y linked inheritance। तो ये Y linked inheritance होगी, ये बिल्कुल तय है। इसी टाइप से अगर ये मान लिया जाए कि केवल मेल्स अफेक्टेड हैं और उनके फादर अफेक्टेड हैं, यानी कि टोटल मेल्स एंड फादर्स अफेक्टेड हैं, तो इस कंडीशन में ये इनहेरिटेंस वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस कहलाता है। तो दिस इज वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। मोस्ट अफेक्टेड इंडिविजुअल्स आर मेल, यानी कि जितने भी अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं वो सारे मेल होंगे। तो आप ये समझिए कि अगर सारे अफेक्टेड इंडिविजुअल्स मेल होंगे, इसका मतलब कि फीमेल सारी कैरियर होंगी, और फीमेल्स कैरियर होंगी, तो इसका मतलब ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस, यही 7वां नंबर क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, यही हीमोफिलिक इनहेरिटेंस है, यही कलर ब्लाइंडनेस का इनहेरिटेंस है। जब मोस्ट अफेक्टेड इंडिविजुअल्स आर मेल, देन इट इज एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, और एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस अगर है तो ये हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस को शो करता है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस। 8th क्वेश्चन देखेंगे आज, सिकल सेल एनीमिया एंड फिनाइल कीटोन्यूरिया, और इसके साथ में हम थैलेसीमिया को भी जोड़ सकते हैं। सिकल सेल एनीमिया एंड फिनाइल कीटोन्यूरिया, these are the diseases which are actually autosomal recessive। ये ऑटोसोमल रिसेसिव होंगी, और ऑटोसोमल रिसेसिव का मतलब ये हुआ कि अगर ये एक भी जीन इनके अंदर, ये मेल और फीमेल दोनों कैरियर होंगे, अगर एक एक जीन इन्फेक्टेड है इनमें तो ये दोनों कैरियर जीन होंगे, ये इन्फेक्टेड जीन नहीं होंगे। तो सिकल सेल एनीमिया एंड फिनाइल कीटोन्यूरिया बोथ आर ऑटोसोमल रिसेसिव, ये दोनों ऑटोसोमल, और इसी के साथ थैलेसीमिया भी होता है, थैलेसीमिया भी ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। तो दिस इज 8th क्वेश्चन, ऑटोसोमल रिसेसिव। 9th क्वेश्चन आता है, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। अभी मैंने आपको बताया हीमोफीलिया ए एंड बी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी, लीश-नेहान syndrome and color blindness, all these diseases are X-linked recessive diseases। X-linked recessive, the inheritance is X-linked recessive। तो याद रखिएगा कि सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया इज ऑटोसोमल रिसेसिव, but color blindness and hemophilia are X-linked recessive। They are X-linked recessive disorders। उम्मीद है ये बात याद रहेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट में भी और नेट में भी। नीट की तैयारी के लिए और नेट की तैयारी के लिए, दोनों के लिए इन पांचों का इनहेरिटेंस याद करना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग याद रखेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स, ये कौन सी डिजीज है? दिस इज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, यानी कि अगर इसमें एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, फीमेल के एक्स एक्स में भी अगर ये डिजीज है, एक एक्स में भी है, तो ये पूरी फीमेल इन्फेक्टेड होगी। यही एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड रिसेसिव में यही अंतर है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव होगा तो फीमेल में अगर एक एक्स में डिजीज हुई तो वो कैरियर है, लेकिन अगर एक्स डोमिनेंट है तो अगर एक एक्स में भी डिजीज हुई तो वो डिजीज पूरी फीमेल में होगी। यही अंतर है एक्स लिंक्ड रिसेसिव एंड एक्स लिंक्ड डोमिनेंट
इनहेरिटेंस में। तो उम्मीद है पेडिग्री एनालिसिस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। आगे मैं फिर भी दोबारा से आपको इसके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करवाऊंगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द inheritance of pedigree analysis. The first one is Laksh, second is Sai Babu, third is Vivek, fourth is Rinku Verma, fifth is Shipranak. ये इस प्रकार से आपके सामने आपको दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो, बाय बाय।